डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है। सो एक चीज़ तो आपको स्टार्ट में पता लग गई कि अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग इट सेल्फ एक बिजनेस है, क्योंकि आपके सामने मैं खड़ा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कोई चीज़ नहीं बेचता, ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग को सेल करता हूँ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भी ऑनेस्ट होकर सीखेंगे, खुद से ऑनेस्ट होकर सीखेंगे, तो आप भी डिजिटल मार्केटिंग को सेल कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग आपकी प्रोडक्ट बन सकती है, ठीक है, यानी आपकी बिजनेस डोमेन बन सकती है डिजिटल मार्केटिंग। सो पहले तो मैंने कहा कि मैं अपना आपको तारुफ कराऊं कि मैं कौन हूँ, और मैं तकरीबन 2012 में बहुत कम लोग थे जो जानते थे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और जो ये जानना चाह रहे थे कि भाई हम अपने बिजनेस को चेंज करें और डिजिटल मार्केटिंग पे लेकर आएँ। तो 2012 में मुझे कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिले थे, पाकिस्तान में बहुत कम लोग थे, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिले थे जो डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते थे। तो फिर उनके साथ मिलकर जब मैंने काम शुरू किया तो उस वक्त से अब हम लोग अभी तक ये काम कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूंगा, जो 2012 का मेरा क्लाइंट था वो आज भी मेरे साथ काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिजिटल मार्केटिंग कोई ऐसा काम नहीं है कि आप इसको आज सर्विस दो तो महीने के बाद ये सर्विस आपकी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि अगर आप किसी को अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और किसी को उससे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो कभी भी इसको विड्रॉ नहीं करेगा। मतलब कोई भी बंदा अपनी किसी ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी को नहीं छोड़ता जिससे उसके बिजनेस मल्टीप्लाई हो रहे हो। अगर उसका बिजनेस बढ़ रहा है तो वो कभी भी उस स्ट्रेटेजी को नहीं छोड़ेगा। स्ट्रेटेजी को वो तभी छोड़ेगा जब वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन उसको उस स्ट्रेटेजी से कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, मेरा ये तो मेरा अपना तारुफ हो गया। अब हम ज़रा थोड़ा सा इस कोर्स का तारुफ कराते हैं, ठीक है। आई होप के जितने भी लोग बैठे होंगे कोई बंदा फोर्सफुली नहीं बैठा हो, कोई अगवा करके तो नहीं किसी को लाए ना यहाँ पे कि एक क्लासरूम पे पकड़ा और यहाँ लाकर बिठा दिया कि भैया अब तुमने करनी है, ठीक है। मेरा ख्याल ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, हाँ? क्योंकि ऐसा अगर कोई स्टूडेंट हो तो उसके पास अभी भी चॉइस है कि वो जाना चाहे तो चला जाए, ठीक है। अच्छा, किसी की अगर प्रेजेंटेशन के दौरान कोई कॉल वगैरह आएगी तो वो उठकर बाहर चला जाए, कॉल अटेंड करके वापस आ जाए, ठीक है। यहाँ पर कॉल अटेंड ना करें। तो सबसे पहले हम ये समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको इसका एडवांटेज क्या होगा। और असल सबसे अहम बात यह है कि क्योंकि यूँ कहना है कि डिजिटल मार्केटिंग करा लें तो ये तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना कि भाई डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं इसको एज ए डिजिटल मार्केटिंग ही खेलता रहूँगा तो आपको भी नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। सो ज़्यादा मुनासिब तरीका ये है कि हम इसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं हम उनको समझ लें कि बेसिकली अगर मैं ये कह रहा हूँ मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं जो मुख्तलिफ लोगों को सर्विसेज दे रहा हूँ, असल में वो सर्विसेज क्या हैं, वो कौन सी सर्विसेज हैं जो लोग मुझसे लेते हैं। यानी वो सर्विसेज मैं या मेरे स्टूडेंट्स भी सेल कर सकते हैं। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो आप लोग भी वो सर्विसेज सेल कर सकते हैं। और वो एक सर्विस नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कोई एक चीज़ है या कोई एक बंडल है तो वो पूरे का पूरा किसी ने यूज़ करना है, नो। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी है कि वो कौन से डिजिटल मार्केटिंग के स्टैंडर्ड पर जाएगा या कौन सी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ ऐसे बिजनेस हो सकते हैं जो कि कहें जी हमें कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग प्लान चाहिए इसलिए कि हमारा बजट बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपको ये कहे कि मुझे पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग बंडल दे दें, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा। ऐसे तो नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कोई आसान चीज़ नहीं है। और एक और चीज़ याद रखें कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वर्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है। पर ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये वर्चुअल प्रोडक्ट है। मतलब मैं किसी जगह पर जाता हूँ, किसी जगह पे जाकर नौकरी करता हूँ सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो मैं एक फिजिकल प्रोडक्ट हूँ ना। मैं उस बंदे को नजर आता हूँ, उसको पता है कि आ गया अभी बंदा, उनको भी सुकून हो जाता है कि आ गया, छुट्टी नहीं की इस बंदे ने, है ना। तो फिजिकली हम दिख रहे होते हैं ना उनको कि भाई बंदा अवेलेबल है। लेकिन जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, वो वर्चुअल प्रोडक्ट है। यानी नो डाउट उसके भी रिजल्ट हमें मिलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट उसके भी मिलते हैं, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है। अगर कोई बंदा समझे कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ मैजिक, सो ये मैजिक नहीं है कि भाई डिजिटल मार्केटर के पास गए, उसने यूं किया और बिजनेस आपका यूं जनाब एकदम ही हर तरफ लाइट आ गई है, रोशनी हो गई है हर तरफ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के रिजल्ट फौरी तौर पे आ सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों के रिजल्ट फौरी तौर पे नहीं आ सकते। कुछ चीज़ों का हमें वेट करना होता है, कुछ चीज़ें हमारी अवेयरनेस के तौर पर भी चल रही होती हैं जिन्होंने हमें बाद में रिजल्ट करना होता है, ठीक है। सो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग, अब आपको ये मैंने समझा दिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब हम ये देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए, जो एक डिजिटल मार्केटर से चाहिए या किसी बंदे को अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो क्या चीज़ें हैं, उसको क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो सबसे पहला मॉड्यूल है ना डिजिटल मार्केटिंग में,
वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का क्या मतलब है? गूगल का सबको पता है, मतलब आज भी हमें अगर कोई चीज़ ढूंढनी होती है, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड सी टर्म है कि भाई गूगल कर लो। हाँ, गूगल करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ मिल जाएगी, कोई भी चीज़ नज़र आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। सो जब हम गूगल करते हैं तो क्या होता है, जब हम गूगल करते हैं ना तो हमारे पास एक डिफरेंट किस्म की हायरार्की आती है। हाँ, क्या हायरार्की होती है जी? वो जरा नीचे आ जाता हूँ। अगर मैंने किसी चीज़ को गूगल किया है तो एक हमें नजर आते हैं प्लेसेस। अगर किसी को समझ में ना आए क्या मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बताइएगा। प्लेसेस देखते हैं ना, जो कुछ चीज़ सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जनाब बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी, तो जैसे ही मैं अपने मोबाइल से ये लिखूंगा तो सबसे ऊपर प्लेसेस आएगा और मुख्तलिफ कंपनियों के नाम आ जाएंगे, लोकेशंस आ जाएंगी, जिसे हम लोकेशंस बोलते हैं। तो जब हम कुछ ढूंढते हैं तो सबसे ऊपर क्या आते हैं? प्लेसेस आते हैं। लेकिन इससे ऊपर भी कुछ आ सकता है, और वो क्या चीज़ है? वो है अगर किसी ने गूगल पर ऐड, ये मैजिक है, ये जो गूगल ऐड है ना, इट इज़ अ मैजिक। ये मैजिक इस सेंस में है कि मैंने, डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, मैजिक है ना ये। जब हम गूगल ऐड चलाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही मैंने ऐड चलाया फौरन मेरा ऐड नजर आना शुरू हो गया। मैजिक हो गया ना एकदम ही अचानक, कोई इसके लिए कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मैंने ऐड लगाया ऐड नजर आना शुरू हो गया हमारा। तो ये मैजिक की तरह काम करता है। लेकिन इधर तो इन्वेस्टमेंट की होती है आपने, मतलब अगर मैंने 1000 रुपीज लगाए हैं, सो ये अगर मेरी ऐड दिखनी शुरू हो गई है तो ये उसी वक्त तक दिखेगी जब तक मेरे 1000 कंज्यूम नहीं हो जाएंगे। जैसे ही मेरे 1000 कंज्यूम होंगे ऐड दिखना बंद हो जाएगी। तो मैं अपने क्लाइंट से कहूंगा जनाब अब आपका ऐड नजर नहीं आ रहा, होपफुली आपको कॉल्स आ गई होंगी, अब आगे क्या करना है? तो अगर उसको लगेगा कि अच्छा रिजल्ट आया है तो वो कहेगा भाई यूं करें 2000 रुपीज और ऐड पे लगा दें। तो इसका मतलब क्या होगा? फिर ऐड दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। अब वो जितना डेली इन्वेस्ट करता जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल कि एक बंदा रोजाना 8000 रुपया लगाए और फिर 30 दिनों में भी 8000 को मल्टीप्लाई कर दे और फिर 365 डेज में उस 8000 को मल्टीप्लाई कर दे। तो ये तो बहुत बड़ा बजट बन जाएगा। इतनी इन्वेस्टमेंट तो किसी के पास नहीं है। इतनी इन्वेस्टमेंट, मिसाल के तौर पर हम पीक सॉल्यूशंस वालों ने ऐड लगा दिया, कॉल्स आनी शुरू हो गई। असल चीज तो कन्वर्जन है ना। एडमिशंस कितने हुए? मतलब उन्होंने 1000 रुपया लगाया और उस 1000 के नतीजे में उन्हें अगर 20 कॉल्स भी आ गई लेकिन एडमिशन कोई नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कन्वर्जन तो कोई नहीं है, फौरी कन्वर्जन तो कोई नहीं है। लेकिन अगर उनको फील हो रहा हो कि नहीं जी लोग आना शुरू हो गए, एडमिशन आ रहा है, पता लग रहा है, उन्होंने गूगल पर ऐड देखा आपका तो वो एडमिशन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कन्वर्जन हो रही है। पीक सॉल्यूशन वाले क्या कहेंगे कि भाई आज 1000 रुपया लगाया था ना, कल 2000 रुपया लगा दो ताकि और ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, अगले दिन फिर इससे भी ज्यादा लगा दो। ये कब लगवाएंगे? वो जब सीजन होगा। ऑफ सीजन में जाके तो उनको इसका फायदा नहीं होगा। सीजन का क्या मतलब होता है? मतलब सीजन का मतलब ये नहीं कि कोई बिजनेस किया जा रहा है। सीजन का मतलब ये कि कुछ एक टाइम ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कोर्सेज करने की जरूरत होती है, वो फ्री होते हैं। जैसे मैट्रिक के स्टूडेंट्स होते हैं, एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उन्हें जॉब चाहिए होती है, उन्होंने भी कुछ नहीं सीखा होता, इट इज कॉल्ड सीजन। तो इन दिनों में ये ज्यादा एडवर्टाइज कर रहे होंगे। हर चीज का एक सीजन होता है, ठीक है ना। समर कलेक्शन आ गई है, सीजन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? उन दिनों में वो ज्यादा एड्स लगाएंगे दूसरे दिनों की निस्बत, ठीक है। तो प्लेसेस से ऊपर क्या नजर आ रहा है हमें? एड्स। एड्स के नीचे क्या नजर आ रही है? प्लेसेस। एड्स कब तक नजर आ रही है? जब तक इन्वेस्ट है। अगर इन्वेस्टमेंट खत्म होगी तो फिर क्या नजर आएगा? प्लेसेस। देयर इज नो फी फॉर प्लेसेस। यानी आपने अगर प्लेसेस में आप नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑर्गेनिक है। अच्छा, एक टर्म हम जब डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे बार बार यूज करेंगे, ऑर्गेनिक, ठीक है ना। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? नेचुरल तरीके से। यानी हम इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1000 रुपीज दे दिया तो मैं नजर आना शुरू हो गया हूं, बल्कि नेचुरल तरीके से मैं नजर आ रहा हूं। तो प्लेसेस जो है वो नेचुरल है और इसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है। मतलब मैं अगर ये कहता हूं कि मैंने 7 वाली बिल्डिंग में अपना बिजनेस शुरू किया है तो मैंने अपना प्लेस ऐड कर दिया, तो मुझे अपना प्लेस ऐड करने के लिए कोई पैसे नहीं खर्चने, फ्री में मेरा प्लेस ऐड हो जाएगा। हाँ, मैंने उसको ऑप्टिमाइज करना है कि मैं अमंग माई कंपीटिटर्स टॉप पे रहूं, मेरे जितने भी कंपीटिटर्स हैं उनकी निस्बत मैं टॉप पर नजर आता रहूं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप देखना चाहते हो तो जिनके पास इस वक्त मोबाइल हो और उनके मोबाइल पे नेट चल रहा हो तो अभी भी कुछ लिखकर देख लें, बेस्ट पिज्जा ओवन नियर मी लिखकर देखें तो देखिएगा ऊपर कितने सारे प्लेसेस आएंगे और रेस्टोरेंट्स के नाम आने शुरू हो जाएंगे। वो वाले नाम आएंगे जिन्होंने लोकेशंस में, गूगल की लोकेशन में अपने आप को ऐड किया हुआ है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है हमारे पास? तीसरी चीज क्या आएगी हमारे पास? सिंपल, आपको भी पता है बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं और पहले पेज पे अबाउट 10 वेबसाइट्स नजर आ रही होती हैं।
लेकिन जब हम नीचे जाकर बॉटम पर देखते हैं तो नीचे एक काउंटर भी नजर आ रहा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा होता है ना। तो 10th पेज पर क्लिक करें तो वहां पर भी वेबसाइट्स नजर आ रही होती हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने 10th पेज पे नहीं किया क्लिक। इवन मतलब जो यूजर एक्सपीरियंस है वो कभी 10th नंबर पर आने वाली वेबसाइट पर भी नहीं जाते। यूजर्स ज्यादा से ज्यादा पहली 3 4 5 वेबसाइट तक यूज स्क्रॉल करते हैं और उधर से ही किसी वेबसाइट को क्लिक कर देते हैं, इससे आगे नहीं जाते यूजर्स, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें नीचे नहीं जाना, हमें टॉप पर ही आना है और पहले सफे पे नजर आना है, नंबर 1, और पहली 4-5 पोजीशंस पे नजर आना है। लेकिन जब कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा होगा तो वो पहली 4-5 पोजीशन नहीं आपको कहेगा, वो कहेगा भाई मुझे पहले नंबर पे आना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सारे कंपटीटर्स का कोई ना कोई ऑप्टिमाइजर तो होगा, वो सारे अपने ऑप्टिमाइजर्स को यही कह रहे होंगे कि मुझे पहले नंबर पर आना है। तो पहले नंबर पर तो किसी एक नहीं आना है ना, सारे तो नहीं आ सकते। अब कौन आएगा, जो अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करेगा। इट इज कॉल्ड एसईओ, इसे हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी ये वाला जो रिजल्ट नजर आ रहा है, ये किसकी वजह से हमें नजर आ रहा है, एसईओ की वजह से ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, ये जो वेबसाइट नजर आ रही है। अब ये जो एसईओ है इट इज ऑर्गेनिक, ये जो एसईओ के रिजल्ट है ये ऑर्गेनिक है, ये पेड नहीं है। यानी एसईओ के रिजल्ट्स मैं बाय नहीं कर सकता, एसईओ के रिजल्ट्स नेचुरली आने हैं। एसईओ का मतलब क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि भाई हम कह रहे हैं हमने वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज कर लिया है। जैसे मैं ये कहूं इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए, तो मैंने ऑप्टिमाइजेशन एक करनी है, क्विक ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि घंटे के बाद जब मेरा ये ओरिएंटेशन आप सेशन आपसे खत्म हो तो मैं 10 क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, पर स्टूडेंट। तो नहीं डरना नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है, परेशान नहीं हो, मैं नहीं पूछूंगा। तो 10 क्वेश्चंस मैं पर स्टूडेंट पूछूंगा, उसके बाद मैं रैंक कर दूंगा। मैं देखूंगा अभी पहले नंबर पर कौन सा स्टूडेंट आया, दूसरे नंबर पर कौन सा स्टूडेंट आया और तीसरे नंबर पर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्टिमाइज हो गए। अब ये रैंकिंग कोई बाय तो नहीं कर सकता ना, ये तो नेचुरल रैंकिंग होगी। बेसिकली होगा क्या, हो सकता है कि मैं आपसे ये भी कह दूंगा मैं 10 क्वेश्चंस भी पूछूंगा और मैं आपको देख रहे हैं, मैं यूं घूमता हूं हर दफा, सबको मैं देख रहा हूं ना, बारी बारी देख रहा हूं ना मैं सबको। मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी लम्हे में किसी को देखना स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हर किसी को देख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का कि मैं देखे बगैर पढ़ाता ही नहीं हूँ। सब स्टूडेंट्स को जब तक मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज मेरे साथ मैच करती हुई नजर ना आए, मुझे मजा नहीं आता, ठीक है। सो मैं आपको देख रहा हूँ, हो सकता है मैंने इसकी भी वैल्यूएशन करनी हो, ठीक है। मैंने ये भी देखना हो कि भाई 1 घंटे में किसके मोबाइल पर ज्यादा बेल्स बजती हैं, ठीक है, हो सकता है ये भी स्टैंडर्ड में शामिल हो। तो बेसिकली क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है ना, ये एक स्टैंडर्ड है जो मैंने बना दिया, खुद से ही बना दिया। बेशक आपको अच्छा ना लग रहा हो, फिर भी ये मेरा स्टैंडर्ड है। तो इसके मुताबिक जो रैंक करेगा वो टॉप पे आएगा। जो बंदा ये कहेगा ये तो गलत स्टैंडर्ड है, भाई मोबाइल तो आजकल की दुनिया में तो फोन इतने आने होते हैं, क्यों इस तरह करें, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, उसने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया तो रैंक नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो वेबसाइट गूगल के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगी वो रैंक नहीं करेगी। यानी एसईओ क्या होगी, जो गूगल के, अब गूगल के स्टैंडर्ड्स को हमने पढ़ना है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जब हम एसईओ पढ़ रहे होंगे तो असल में हम क्या पढ़ रहे होंगे, गूगल के स्टैंडर्ड्स। गूगल ने हमें बताया होगा कि भाई पहले नंबर पर आना है ना, तो ये तरीका है, ठीक है। अब अगर उस तरीके के ऊपर हम कोई ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर दें कि ये क्यों है भाई, तो इसका मतलब है हम नहीं आएंगे टॉप पर, ठीक है। अब ये कौन कौन से तरीके होंगे ये आप कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन जो भी उसके स्टैंडर्ड्स होंगे, मिसाल के तौर पर आप समझ लो उसके 80 स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई तुमने अगर पहले नंबर पर अपनी वेबसाइट को लेकर आना है तो इन 80 स्टैंडर्ड्स को पूरा कर लो। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, आप जब उसमें से 75 स्टैंडर्ड्स पूरा कर रहे होंगे, जिसका मतलब आप रैंक कर रहे होंगे। अब 4 कंपटीटर्स हैं, उनमें से एक बंदा 70 स्टैंडर्ड्स पूरे कर रहा है, एक बंदा 79 स्टैंडर्ड्स पूरे कर रहा है, एक बंदा 65 स्टैंडर्ड्स पूरे कर रहा है। तो ये इतने सारे स्टैंडर्ड्स पूरे कर रहे हैं, तो पहले नंबर पर कौन होगा। यानी बेसिकली एसईओ क्या है, गूगल के स्टैंडर्ड्स। जो बंदा गूगल के मुताबिक अपने आप को चलाएगा, ठीक है, वो टॉप पर आ जाएगा। अब देखते हैं ना, इतनी मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, खोलते जाए वेबसाइट आती जाएंगी, लेकिन पहले पेज पर सिर्फ 10 ही वेबसाइट्स आ रही हैं, पहली 5 पोजीशन पर सिर्फ 5 वेबसाइट्स आ रही हैं। बाकियों का आपको क्या फायदा, कोई फायदा है उन वेबसाइट्स का, कोई फायदा नहीं है। जैसे भी इस क्लास में से जब क्लास एंड होगी, किसी भी कोर्स की क्लास एंड हो, भाई 50 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, ऑनलाइन एग्जाम हुआ, तो पता लगा उन 50 में से 7 लोगों ने पेपर दिया, बाकी लोग गए, मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें समझ नहीं आ रही थी, कोई भी वजह समझ सकते हैं हम, लेकिन बाकी लोग तो बीच में से निकल गए ना, रेस में से ही निकल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेबसाइट्स पहली 5 या पहले सफे पे नजर नहीं आ रही, वो तो बिजनेस की रेस में शामिल ही नहीं है। यानी वो अपने दिल को खुश करने के लिए उन्होंने वेबसाइट बना के रखी हुई है,
लेकिन बेसिकली वो उस वेबसाइट से वो रिजल्ट्स तो ले ही नहीं रहे जो उसके एक्चुअल रिजल्ट्स का उन्हें फायदा हो सकता है। इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूं एज ए डिजिटल मार्केटर, मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं कहता हूं भाई आपने अगर वेबसाइट बनानी है तो आपका एक बजट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है जनाब मुझे डिजिटली सेल करना है, तो मैं उसे कहता हूं भाई अगर आपका 2 लाख रुपए का बजट है ना, उसमें से सबसे ज्यादा बजट आपने जो रखना है, सबसे ज्यादा बजट आपने रखना है एसईओ का। अभी लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि एसईओ पैसों के बगैर होती है, ये भी कहा है ना मैंने आपको। तो एसईओ का बजट क्या है फिर? एसईओ का बजट ये है कि भाई जो ऑप्टिमाइजर है उसने तो पैसे लेने हैं ना। मतलब मैं अगर किसी की वेबसाइट को रैंक करूंगा तो मैं ऑप्टिमाइजेशन करने के पैसे लूंगा। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि जनाब मेरा 2 लाख का बजट था, 80,000 की मैंने वेबसाइट बनवा ली, 20,000 मैंने एसईओ पे लगा दिया और बाकी मैंने पेड एड्स पे लगा दिया, तो इसका मतलब है कि उसकी कैलकुलेशन गलत है। वो जो कभी भी ये नहीं आपने समझना कि जो वेबसाइट का डिजाइन है, अगर वेबसाइट का डिजाइन बहुत स्टाइलिश है, बहुत अच्छी गुड लुकिंग वेबसाइट है, तो वो अच्छी वेबसाइट है, कभी भी ऐसे नहीं है। आपकी वेबसाइट अच्छी उस वक्त है जब वो गूगल पर रैंक कर रही है। गूगल ने आपकी वेबसाइट के डिजाइन को कभी भी नहीं, आपकी वेबसाइट का डिजाइन अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गूगल ने आपके वेबसाइट के डिजाइन को नहीं देखना। गूगल ने देखना है कि आप गूगल के स्टैंडर्ड्स कितने फॉलो कर रहे हैं वेबसाइट पे। आप जितने ज्यादा स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं वो उतनी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देगा, यानी आपकी वेबसाइट को उतनी इंपॉर्टेंस देगा और उसको फौरी तौर पर वहां पे रैंक कर देगा आपकी वेबसाइट को। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ पेड नहीं है, लेकिन जो बंदा एसईओ करेगा, अगर कोई बंदा मुझे कहेगा कि मेरी वेबसाइट को रैंक कर दें, तो मैं तो उससे पैसे लूंगा रैंक करने के, लेकिन मैं गूगल से कुछ बाय नहीं करूंगा उसको रैंक कराने के लिए, बल्कि मैं क्या करूंगा, गूगल के स्टैंडर्ड्स को देखता रहूंगा। और गूगल के स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं है कि भाई मैंने आज से अगर 20 साल पहले कुछ सीखा हो, एसईओ करनी सीखी हो किसी से, तो मैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स को आज भी फॉलो कर रहा हूँ। क्या ख्याल है आपका? है? इज इट पॉसिबल? नहीं है। आप में से अगर किसी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 6 महीने पहले सीखा होगा, आज भी वैसे ही चला रहा होगा, क्या ख्याल है? वही चल रही होंगी ना चीजें, उसमें कोई नई चीज तो नहीं आई होगी ना, ऑफिस उसी तरह ही चलने लगा हुआ है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ऐसे नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है, यानी आपको क्विक लर्नर बनना पड़ता है डिजिटल मार्केटर में। और अगर आप ये कहें कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ किसी कॉलेज से डिजिटल मार्केटिंग का, आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाता कौन है? बेसिकली आपको तो मैं सिखा रहा हूं ना, मुझे कौन सिखाता है? मतलब मैं कह रहा हूं मुझे कौन सिखा रहा है? मुझे मेरा कस्टमर सिखा रहा है। कैसे सिखा रहा है? वो मुझे कहता है कि भाई मुझे ये काम करना है, ठीक है, सो मैं हैंड्स अप करके वापस नहीं आ जाता। वो जो मर्जी कह ले, तो मैंने उसे कभी नहीं कहा कि नहीं हो सकता, ठीक है। वो कुछ भी करने को कहेगा ना, तो मैं उसे कहूंगा हाँ जी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाँ हो सकता है कि मैं कोई इतना मतलब परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट भी नहीं हूं कि भाई हर काम ही हो जाएगा, हो सकता है कुछ काम ना भी हो सकता हो, तो उसको हैंडल करने की भी साइंस होगी ना फिर कोई। मैं क्या उसको भी हैंडल करने की कोई साइंस होगी, बजट बढ़ा के बता दें, ठीक है। अगर कोई ऐसा काम हो जो कि आपके काबू में अभी फौरी तौर पर नहीं आ रहा, आप उसका बजट इतना बताएं कि वो वैसे ही डर जाएगा कि इतने पैसे यार छोड़ दो इसको, अभी इसको रहने दो, दूसरे पे काम कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, जब आप किसी को ज्यादा बजट, मतलब देखें बेसिकली क्या है, आपको क्रिएटिव माइंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका क्रिएटिव माइंड नहीं है, ठीक है, आपको फौरी आंसर्स आने चाहिए हर बात के, आपको बुकिश आंसर्स नहीं आने चाहिए। अब आपको फौरी आंसर्स कब आएंगे? जब आप किताबों से देखिए, किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मतलब किताबें पढ़ना नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन किताबें पढ़ के कोई बंदा क्रिएटिव नहीं हो सकता, क्रिएटिव माइंड नहीं बन सकते आप। क्रिएटिव माइंड आप कब बनेंगे? जब लोगों को पढ़ेंगे आप, जब लोगों को देखेंगे, लोगों के एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, तो आप क्रिएटिव माइंड बनेंगे। जब आप नई चीजें सीखेंगे, अगर कोई नई चीज आ जाती है, आज से 8 महीने के बाद पता लगे जनाब गूगल ने अपना एल्गोरिदम ही चेंज कर दिया, तो आपने परेशान नहीं होना कि चलो भाई अब नया कोर्स करने चलते हैं। भाई गूगल तो मौजूद है ना, गूगल नहीं चेंज किया, गूगल तो ऑनलाइन है। हाँ, पूछ लेते हैं क्या किया, हाँ गूगल से ही पूछ लेते हैं कि भाई बताओ क्या एल्गोरिदम कर दिया, नया एल्गोरिदम क्या है, बता देगा ना वो सारा कि भाई ये मेरा एल्गोरिदम है। उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें, उसी एल्गोरिदम को ट्विटर पे चेक कर लें, उसी एल्गोरिदम को यूट्यूब पे देख लें, उसी एल्गोरिदम को गूगल पर देख लें, उसी एल्गोरिदम को, अभी तो आपके पास इतने एआई सॉफ्टवेयर आ गए, चैट जीपीटी पे जाकर देख लें, बिंग वालों माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना लॉन्च कर दिया, उनके ऊपर जाकर देख लें, बहुत सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे, समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ है। और जब आप रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि क्या है। इंप्लीमेंट करने से पता लगता है ना, थ्योरी से तो नहीं पता लगेगा, किसी भी चीज़ का आपको थ्योरी से नहीं पता लग सकता।
मतलब मैं आपसे कहता हूँ भाई ऐड चलाना है आपने, गूगल ऐड। अब फॉर एग्जांपल आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं आपको गूगल ऐड लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। 4 घंटे का मैंने एक सेशन किया या 6 घंटे के सेशंस किए हैं जिसमें आपको गूगल एडवर्टीजमेंट सिखा रहा हूँ, और मैं खुद ही लगाई जा रहा हूँ सारे एड्स। आप लगा सकते हैं। जब तक आप खुद से गूगल ऐड नहीं लगाओगे, जब तक आप खुद से अपने हाथ से कोई काम नहीं करोगे, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब मेरी स्किल से हो सकता है आप बहुत मुतासिर हो रहे हो कि जी सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, रियल लाइफ वाली चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि आपने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया, आपको भूल गया सब कुछ। मेरी क्लास के 1 घंटे के सेशन में आपने देख लिया, लेकिन जब तक आपने उसको अपने हाथ से इंप्लीमेंट नहीं किया, उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए सब कुछ खुद करना ज़रूरी है। यानी हम कोई ऐसा काम नहीं करते इस कोर्स में, क्योंकि मैं खुद प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम आप लोगों से प्रोजेक्ट्स पे काम करूँ, ठीक है, बजाय इसके कि थ्योरेटिकल वर्क करें या कोई ऐसा काम करें जो ऑफलाइन हो। सारा ऑफलाइन काम नहीं बल्कि ऑनलाइन काम, कि आप सारा ऑनलाइन काम करें, ताकि मैं जिन प्रोजेक्ट्स पे का, अगर मैं सोशल मीडिया की एड्स चलवा रहा हूँ तो मैं अक्सर ऐसे करता हूँ कि जो मेरी क्लास होती है मैं बैठ जाता हूँ उधर, पहले सिखाता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ, मैं कहता हूँ आज मुझे एक ऐड चलाना है, आप लोग चलाओ, और मैं बैठकर देख रहा होता हूँ, जहाँ मिस्टेक होती है मैं कहता हूँ भाई ये गलत कर रहे हो, इसको ठीक कर दो, ठीक है। तो जब तक आप अपने हाथों से कुछ नहीं करोगे उस वक्त तक आप कुछ सीख नहीं सकते, ठीक है। सो एक तो हमारा मॉड्यूल कौन सा हो गया जी, ये मैंने 2-3 मॉड्यूल इकट्ठे बता दिए आपको। हाँ, सबसे पहला मॉड्यूल क्या है हमारा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यानी अपनी लोकेशन बनाना और अपनी लोकेशन को ऑप्टिमाइज करना। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि लोग पहले 3 वेबसाइट को कंसीडर करते हैं, ऐसे ही है। सिमिलरली इसी तरह लोग पहली 3 बिजनेस लोकेशंस को भी कंसीडर करते हैं, बल्कि 3 से ज्यादा तो लोकेशंस ही नहीं आती हैं। आप चेक करें अपने मोबाइल पे, क्या चौथी लोकेशन नजर आ रही है? नो, आपको सिर्फ 3 लोकेशन नजर आएंगी और फिर मोर का बटन बना हुआ नजर आएगा कि भाई चौथी लोकेशन भी देखनी है तो मोर के बटन को दबाओ, तो फिर डिटेल में चले जाओ। कोई भी इतनी एफर्ट नहीं करता, बल्कि वो पहली 3 लोकेशन में से ही किसी एक पर अपना क्लिक कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लोकेशन बनानी भी है और लोकेशन को रैंक करने के लिए एफर्ट्स भी करनी है। क्या एफर्ट्स करनी है? अब ये पेड नहीं है, ये अनपेड बात हो रही है सारी। मतलब ये सारी बातें हम अनपेड कर रहे हैं, यानी हमने पैसे नहीं खर्चने इसके ऊपर, बल्कि ये नेचुरल काम करना है। मतलब मैं अगर किसी की बिजनेस प्रोफाइल्स पे काम करता हूं तो ऑर्गेनिक तरीके से इसको ग्रो कर रहे होते हैं, पैसे देके नहीं। कैसे ग्रो होती है ये कोर्स में आप देखेंगे कि कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं लोकेशन को। अब आपको अंदाजा होगा कि लोकेशन के मतलब तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि लोकेशन को भी ऑप्टिमाइज किया जाता है। और इस वक्त जो सबसे स्ट्रॉन्ग लोकल मार्केटिंग का टूल है इंटरनेट के ऊपर, दैट इज बिजनेस लोकेशन। इवन मैं पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को लोकेशन बनानी सिखाता हूं ना, तो अगले हफ्ते उन्हें फोन आने शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने अपना डिजिटल मार्केटिंग का बनाई थी, ऐसे ही था ना जी, आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की लोकेशन बनाई, ने कॉल आ गई कि हाँ भाई हमें काम करवाना है फ्री में, ठीक है। सो इस वक्त जो सबसे हॉट टूल है ना, अनपेड टूल, जिसमें पैसे भी नहीं आपके लगते, वो क्या है कि अपनी लोकेशन बनाओ, लोकेशन को ऑप्टिमाइज करो, आपको वहीं से बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि आज लोग करते क्या हैं, लोग यही देखते हैं ना कि भाई मैं अपनी लोकेशन के करीब कोई चीज देख लूं, कि भाई मेरी लोकेशन के करीब कौन सी चीज है, हमारी लोकेशन के करीब हमें क्या नजर आने लगा हुआ है, तो वहीं से हम बाय कर लें। तो गूगल भी क्या करता है, गूगल भी यही करता है कि भाई आप देखते हैं ना, जब भी आप कुछ ढूंढते हो तो सबसे पहले अगर आपकी लोकेशन ऑन ना हो तो गूगल क्या कहता है, भाई लोकेशन ऑन कर लो। इसलिए कि लोकेशन ऑन करके वो आपको नियर बाई चीजें दिखा रहा होता है कि भाई आपको ज्यादा दूर ना जाना पड़े, जो सबसे ज्यादा करीब आपके बनी हुई लोकेशन है मैं आपको उसी को दिखा देता हूं, ठीक है। सो एक तो मॉड्यूल है जी इसमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, और अगर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी आती है तो ये इटसेल्फ एक स्किल है जिसको आप सेल कर सकते हो एज ए डिजिटल मार्केटर। क्या सेल कर सकते हो कि भाई मैं लोकेशन बनवाना चाहता है कोई बंदा अपने बिजनेस की, तो मुझसे रब्ता करे, तो आप ये वाली सिर्फ स्किल सेल कर सकते हो, ठीक है। स्किल कैसे सेल करनी है इसकी भी अभी बात करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी, एड्स। इनको हम बोलते हैं पीपीसी एड्स, पे पर क्लिक एड्स और गूगल एड्स। असल में ये गूगल एड्स हैं, टेक्निकल नाम इसका होता है पीपीसी एड्स। पीपीसी का क्या मतलब है, पे पर क्लिक, यानी अभी मैंने आपसे कहा कि ऐड नजर आ रहा है, ऐड नजर आया किसी को, ठीक है, उसकी जरूरत का ऐड था, उसने क्या किया, उस पर क्लिक कर दिया, गूगल ने चार्ज कर लिया, काम खत्म। मतलब क्यूरी आ गई ना, क्यूरी जनरेट हो गई, उसको भी यही चाहिए था ना, क्यूरी जनरेट हो जाए। इसके लिए उसे एसईओ कराने की जरूरत नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। जो एसईओ है ना, ये कोई मैजिक नहीं है। एसईओ, अगर मैं ये कह रहा हूं फैक्टर्स पूरे करने हैं, मिसाल के तौर पर आपने कोर्स में एडमिशन लिया है
तो मैं कहता हूँ हाँ भी मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स को रैंक करूंगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं 4 घंटे के बाद कर दूं या 5 घंटे के बाद कर दूं या 1 हफ्ते के बाद कर दूं। कोर्स का टेन्योर 3 महीने का है ना, तो रैंक भी मैं 3 महीने के बाद ही करूंगा। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट आज का दिन बहुत अच्छा बीबा सा बच्चा बन के बैठा हुआ है ना, तो 2 महीनों के बाद पता लगे कि असल में वो क्या था। ऐसे वैसे होता है, अक्सर होता है। मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो ऐसे मुझे फील हो रहा था जैसे कोई चीज़ ऐसी थी गुम हो गई थी, ढूंढने आए हैं। तो फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना, तो मुझे लगता है इन्हें मिल गया जो चाहिए था। हाँ, कोर्स नहीं पूरा हुआ था लेकिन आपको लगता है कि मिल गया हुआ वो। तो मतलब वो एक क्रेज होता है ना जो शुरू में, लेकिन ऐसे सब स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता। जिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसे नहीं होता ना, जो आखिरी क्लास में भी क्रेजी होते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जो यूं जिनको यूं लग रहा होता है कि कई लोग तो पूछते भी हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितना कोर्स रह गया। जब ये क्वेश्चन आप करना शुरू करते हैं ना, तो आपको खुद समझ आना चाहिए कि अब आप चाह रहे हैं कि आपका कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर कोई बंदा ये क्वेश्चन करे, अगर कोई बंदा अपने आप से क्वेश्चन करे ना कि मैंने 5 मॉड्यूल सीख लिए हैं, इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा मैं, हाँ, ये क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से। जैसे मैंने भी आपको एक छोटा सा मॉड्यूल बताया, जो कि मेरा ख्याल है मैं 1 वीक में पढ़ा देता हूँ। फर्स्ट वीक में पढ़ा देता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लेक्चर्स लगते हैं इसके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6-7वें लेक्चर में आप इस काबिल हैं कि आप इस मॉड्यूल को अपने बिजनेस के तौर पर अपने साथ अटैच करें। तो जो लोग देखें, अटैच करने का मतलब ये नहीं है मैं कोई ऐसी बुकिश किस्म की अप्रोच नहीं दे रहा हूँ कि भाई ये सर तो खुद तो भाई इन्होंने 2012 से काम कर रहे हैं ना, तो हमें भी इन्होंने अभी कहा और अब हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। आपसे जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 100% डिलीवर करना है। आपसे एक्सपेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने 20% डिलीवर करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि आप डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपने 30% डिलीवर करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है आप डिलीवर कर रहे हैं। और अगर आप ये माइंडसेट लेकर बैठे हुए हैं कि भाई नहीं अभी पहले कोर्स कर लें, एक दफ़ा सर्टिफिकेट हाथ में आ जाने दो, फिर देखना मैं क्या कर दूंगा, आग लगा दूंगा ज़माने में, है ना, फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर भूल जाए। अगर आप क्लास के दौरान कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप कोर्स खत्म होने के बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि जो टॉपिक आप मेरे से आज पढ़ रहे हैं ना, वो आपका टॉपिक बहुत फ्रेश है। और अगर उसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये भी है कि आपको अगर कोई इशू आता है, मैं स्टूडेंट से यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ भाई कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है ना जिसको आपको जिसकी समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन उल्टे पुल्टे करता है, तो उनसे कहा करें जी वो सर हमारे आज छुट्टी पर हैं, तो कल मैं आपके उनसे बात करा दूंगा, मुझे फ़ोन करवा देना उनका, ठीक है, तो मैं आप ही के बिहाफ पर उनको क्यूरी दे दूंगा। इससे जो बंदा फौरी तौर पर कुछ करता है वो कुछ सीख जाता है। तो जो बंदा फौरी तौर पर कुछ नहीं करता, ठीक है, तो वो उसको फिर भूलना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूलना शुरू हो जाएगा, फिर हाथ में सिर्फ सर्टिफिकेट रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। और ये डिजिटल मार्केटिंग स्किल है, ये नॉट, मैं इसे क्वालिफिकेशन भी नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं ये स्किल है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस स्किल। अगर आप खुद कर रहे हैं तो स्किल है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो स्किल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोर्सेज किए होते हैं, हम कई लोगों के काम कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि जनाब वो हम अमेरिका गए थे तो वहाँ से एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके आए थे, ठीक है, लेकिन वो मार्केटिंग मुझसे करवा रहे होते हैं। और जब मैं उनको देख रहा होता हूँ तो उनको पता भी नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है, उन्होंने कोर्स बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया उन्होंने, तो उनको नहीं पता कि रियल लाइफ में क्या है। रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि सारी चीज़ें आप, जैसे टीचर जो होता है ना वो अपने स्टूडेंट से सीखता है, इसी तरह हम लोग जो अपने क्लाइंट से सीखते हैं। क्योंकि टीचर कैसे स्टूडेंट से सीखता है, मतलब स्टूडेंट के क्वेश्चन से सीखता है। ज़रूरी नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस टीचर के ज़हन में आए हों, कोई ऐसा क्वेश्चन भी जो ख़ास तौर पर जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा सिखाते हैं, जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं वो तो कम सिखाते हैं, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, इसलिए कि उनके क्वेश्चन भी बहुत हल्के दर्जे के होते हैं और उनसे फ़ायदा टीचर को मिल रहा होता है, इसलिए कि वो इतनी छोटी छोटी बातों को फोकस कर रहे होते हैं। इसी तरह हमें क्लाइंट सिखाते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर वो उसको उसी बारीकी के साथ देख भी रहे होते हैं कि उसने कहा कि ये करना है तो ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। एक चीज़ होती है कि 100% करना, एक चीज़ होती है 40% करना। आपका क्या ख्याल है, क्लाइंट अगर आपको कुछ करने को कहेगा तो वो 30% है तो सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको 100% नहीं चाहिए होगा, तो कम से कम 70-80% तो उसको वो चीज़ उसी तरह चाहिए होगी जैसे वो सोच रहा होगा। तो जब तक हम वो उस तरह डिलीवर नहीं करेंगे जैसे वो सोच रहा है, उस वक्त तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो सेटिस्फाइड कस्टमर की लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमारी होगी एसईओ। एसईओ को भी मेरा ख्याल है मैंने कुछ समझा दिया आपको कि व्हाट इज एसईओ। यानी एसईओ का मैंने ये कहा कि भाई वेबसाइट बनवा ली है,
वेबसाइट इज लाइक अ विजिटिंग कार्ड। वेबसाइट जो है ना उसका जो यूआरएल है वो आपका विजिटिंग कार्ड है। तो वो जिसको यूआरएल बताएंगे वही वेबसाइट खोलेगा। जिसको आपकी वेबसाइट का यूआरएल ही नहीं पता कैसे खोलेगा भाई? आपकी वेबसाइट तो आई 10वें पेज पर, हाँ, यहाँ शायद 10वें पर भी नहीं है, नजर ही नहीं आ रही है आपकी वेबसाइट। हाँ, क्या होगा, मैं सोचूंगा भाई मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं अपनी वेबसाइट का यूआरएल, वो उस पर क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं कोई डिजिटल फायदा तो नहीं उठा रहा अपनी वेबसाइट का। डिजिटल फायदा कैसे उठाते हैं? मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं जी कि हमारी वेबसाइट है कॉलेज की peaksolutions.edu.pk, ठीक है? तो भाई जो भी पीक सोल्यूशन लिखेगा वो तो पीक सोल्यूशन पे आएगा। मतलब ये कोई नया काम तो नहीं है। पीक सोल्यूशन लिखने से तो पीक सोल्यूशन पे आएगा, स्टार्स अकेडमी लिखने से स्टार्स अकेडमी पे जाएगा। हम कहते हैं ऐसे नहीं, हम कहते हैं अगर कोई बंदा लिखे ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर तो पीक सोल्यूशन आना चाहिए। अगर हम कोई बंदा लिखे ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर तो पीक सोल्यूशन आना चाहिए। यानी हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सर्विसेज को कोई ढूंढे, प्रोडक्ट्स को कोई ढूंढे, कैटेगरीज को कोई ढूंढे तो हमारी वेबसाइट पहले नंबर पर नजर आ जाए। इस चीज को हम बोल रहे हैं एसईओ। यानी अगर कोई बंदा गूगल पर जाए और लिखे पीक सॉल्यूशंस तो पीक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दिखाने वाला ये तो नहीं कह सकता ये देखें जी आपकी वेबसाइट देखें पहले नंबर पे आ रही है। पीक सॉल्यूशन से तो उसने आना ही है भाई, उसकी वेबसाइट की डोमेन नेम भी पीक सॉल्यूशन ही था, उसने तो आना ही पहले नंबर पे था। स्टार्स अकेडमी लिख रहे हैं तो उसने आना ही पहले नंबर पर है, उसका नाम ही स्टार्स अकेडमी है। लेकिन अगर वहां पर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन हो रही है, वहां पर एमडी कैट प्रिपरेशन हो रही है, वहां पर एफएससी कोचिंग क्लासेस हो रही हैं, वहां पर मैट्रिक की कोचिंग क्लासेस हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं, ये उसकी सर्विसेज हैं। इन सर्विसेज को ढूंढने से उसे रैंक करना चाहिए। अगर इन सर्विसेज के साथ वो रैंक नहीं करता तो इसका मतलब है उसने एसईओ नहीं कराई, उसने वेबसाइट बनाई है। और अगर आपने सिर्फ वेबसाइट बनाई है तो उसका तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। मैं तो एज ए डिजिटल मार्केटर काफी डिसअपॉइंट करता हूं ऐसे बिजनेसमैन को। मैं कहता हूं आपने तो अपने पैसे जाया कर दिए, आपको कोई फायदा नहीं इस वेबसाइट का अगर आपने उसकी एसईओ नहीं कराई गई। और मैं ये कहता हूं कि भाई 70% बजट मार्केटिंग का रखें, उस 70 में आपकी पेड एड्स भी हो और एसईओ भी हो, और 30% आपने इन्वेस्ट करना है वेबसाइट बनाने पे, तब आपको फायदा है। मैं तो कहता हूं भाई एक सिंपल सा पेज बना ले, बिल्कुल सिंपल सा एक पेज हो आपकी वेबसाइट का, मगर रैंक हो रहा हो तो आपका मैसेज ज्यादा दफा जाएगा कि नहीं जाएगा लोगों तक। लेकिन अगर आपका पेज बहुत खूबसूरत बना हुआ है लेकिन आपकी वेबसाइट ही नहीं दिखती किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, किसी भी सर्विस के अगेंस्ट, तो उसका क्या फायदा है? उसका तो कोई फायदा नहीं, आप दिख ही नहीं रहे हैं। आपको तो दिखाने के लिए हर दफा यूआरएल शेयर करना पड़ता है। तो यूआरएल आप सिर्फ उनसे शेयर करेंगे जो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो आपको ढूंढ रहे हैं। एक बंदा रात को बैठा हुआ है जनाब के सुबह बच्चे को भेजना है कंप्यूटर कॉलेज में, उसने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, एंटर किया, 5-6 कॉलेजेस के नाम आए, पहले पे क्लिक किया, उसने कहा हाँ जी बेटा इस ऑफिस इसमें चले जाना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? उसने नाम नहीं लिखा, उसने किसी कॉलेज का नाम नहीं लिखा, उसने लिखा कि कंप्यूटर कॉलेज कौन सा अच्छे वाला है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पर ना एक टर्म और लिखी हुई है, पीपीसी एड समझ में आया? कौन बताएगा? पीपीसी एड को कोई एक्सप्लेन करेगा? पीपीसी एड से क्या मुराद है? गूगल एड्स। यानी अगर हम गूगल, अच्छा गूगल एड्स में है क्या बेसिकली? गूगल एड्स सर्च इंजन पे भी नजर आते हैं। सबको पता है ना सर्च इंजन किसे कहते हैं? गूगल करते हो ना मोबाइल पर आकर कोई भी चीज ढूंढते हो, सर्च इंजन। इस हिस्से को बोलते हैं सर्प, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। वो जो आप गूगल करते हो ना मोबाइल पे जाके क्रोम खोलते हैं, जब आप क्रोम खोलते हो तो वहां पर कुछ टाइप करते हो तो वो जो सीन है उस सीन को हम क्या बोल रहे होते हैं? वो सर्प है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी वहीं पे ढूंढ रहे हैं, वहीं पे रिजल्ट आ रहा है तो उसको हम सर्च बोलते हैं। तो उधर जो ऐड नजर आ रहा है वो भी गूगल ऐड है। आप आज जाकर चेक कीजिएगा मुख्तलिफ चीजें लिख के, वहां पर जो ऐड आएगा उसके साथ यहां तो लिखा होगा ऐड, यहां लिखा होगा प्रमोशन, यहां लिखा होगा एडवर्टीजमेंट। तो इसका मतलब क्या है जी? ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें क्या है? गूगल ऐड है। अब गूगल ऐड आपको और भी किसी जगह पे नजर आती है, कोई बता सकता है भला? डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट ना बताएं और कोई बंदा बताएं। आप जनरल, जैसे जनरल आप लोग देखते हो, इंटरनेट आप यूज कर रहे हो ना, तो गूगल ऐड और भी काफी सारी जगहों पे दिख रही होती है। वेरी गुड। यूट्यूब पे हमें गूगल ऐड नजर आता है जिसको आप स्किप करते हो या नॉन स्किप। और कहां नजर आती है? नहीं, फेसबुक पे नहीं होती गूगल ऐड, याद रखें, फेसबुक पे गूगल ऐड नहीं है जी।
और वेबसाइट्स पे भी गूगल ऐड होती है। यानी जो वेबसाइट पर एड्स आ रही होती है ना, हम उन्हें बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। जो यूट्यूब पर एड्स आ रही होती हैं वहां पर डिस्प्ले एड्स भी होती हैं और स्ट्रीमिंग एड्स भी होती हैं, यानी कि वीडियो की शक्ल में जो नजर आ रही होती है। और जो सर्च इंजन पे ऐड नजर आ रही होती है वो टेक्स्ट फॉर्म में ऐड नजर आ रही होती है। ये तीनों तरह की एड्स किससे लगती हैं? गूगल ऐड से। सो ये पूरा एक मॉड्यूल है गूगल ऐड का, जिसमें आपको मैं बिल्कुल रियल एड्स लगाने सिखाता हूँ। और एड्स कैसे लगाते हैं, हम गूगल ऐड बनाकर मैं देता हूँ। गूगल ऐड अकाउंट सबका नहीं बन सकता, ठीक है, इसलिए कि गूगल ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है। पेमेंट मेथड का मतलब है कि आपको अपना वीजा कार्ड देना पड़ता है। वीजा कार्ड जब तक नहीं देंगे, ऐसा वीजा कार्ड जो एक्टिव हो, आपका गूगल अकाउंट नहीं बनेगा, ऐड अकाउंट पेमेंट के लिए। तो आपको मैं अपने अकाउंट में स्टूडेंट्स को शेयर करता हूं, यानी जो मेरे पास अकाउंट है उसमें स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं गूगल एड्स बनाने के, ठीक है। अच्छा आगे आए, अगला मॉड्यूल कौन सा है जी? अच्छा ये मैंने एक टर्म लिखी है एसईओ वर्सेस एसईएम। एसईओ क्या है पता लग गया ना आपको, और एसईएम क्या है? एसईएम स्टैंड्स फॉर, अच्छा एसईओ किस चीज का एब्रीविएशन, चलिए इतना सा बता दें। वैसे मैं थ्योरी पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ये ज़हन में रखें, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं होता कि बंदा मुझे बताए कि ये कौन सी चीज कब बनी थी, ठीक है, ये किस चीज का एब्रीविएशन है, मतलब बिल्कुल। और कोई इतनी एफिशिएंसी दिखा रहा हो तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मुझे प्रैक्टिकल लोग अच्छे लगते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल काम करते हैं। सो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसईएम स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग। मेरी इतनी लंबी जो तकरीर अभी तक हुई है, तो कोई बंदा इन दोनों में फर्क बता सकता है? यस, इंटेलेक्चुअल होना बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो तुक्के मार लें, ठीक है। तुक्का मारना भी इंटेलेक्चुअलिटी होती है, क्या ख्याल है? तुक्का मारना भी तो इंटेलेक्चुअलिटी होती है। जो तुक्का मारता है वो भी कुछ सोच के मारता है ना, सोचना तो उसके लिए भी पड़ता ही है। हाँ जी, कौन बताएगा? हमने इन चीजों को डिस्कस किया अभी, कोई बता सकता है एसईओ और एसईएम से क्या मुराद है? फर्क क्या है? एक लाइन का फर्क नहीं ना, आप क्यों यार, आप तो नहीं। वो लोग जो आज बैठे हुए हैं ना, जो आज बैठे हुए हैं उनका, वैसे ही जो गलत समझ में आ रहा है वो भी बता दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई गलत बताता है तो, ठीक है, जब नहीं बताता तो बुरा लगता है। वैसे ही जो आपको समझ में आया, मैं कहूँगा एसईओ और एसईएम में क्या फर्क है? एक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक है सर्च इंजन मार्केटिंग। हालांकि मैं वैसे खुद भी बता रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को क्या सीन है, कुछ समझ में आया? हाँ, ये क्या है, फर्क क्या है? ये जो एसईओ है ये हम यूट्यूब में जैसे चला सकते हैं अपनी एड्स को, मतलब कि वीडियोस को प्रमोट कराने के लिए फर्स्ट नंबर पे हमारा जैसे नाम आ जाए। और एसईएम ये है कि जैसे हमारे गेम में, चलो गुड, आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। मैं पॉइंट आउट करूं, अच्छा एक बात याद रखें, आपको एक चीज का तो अंदाजा होगा कि डिजिटल मार्केटर जो होता है ना, वो थोड़ा सा डिजिटल मार्केटर, ट्रेनर नहीं, थोड़ा सा एक्टर टाइप का भी होता है। परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है किसी को, चाहे वो क्लाइंट है या स्टूडेंट है, परफॉर्मेंस की बड़ी जरूरत है। विदाउट परफॉर्मेंस आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए आप में। तो इसका मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो कन्विंस करने। जैसे ये बोल रहे हैं ना, फाइन, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक बोला है नहीं बोला ये तो एक अलग बात है ना, बोले तो है ना, ये एक अच्छी बात है। बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके पास जो चीज समझ में आई है वो ठीक वाली आई है कि गलत वाली आई है। जी, कौन बताएगा जी एसईओ और एसईएम में क्या फर्क है? इतना मोटिवेट किया यार मैंने, अब तो अभी भी नहीं हुए इधर फीमेल्स। अच्छा एसईओ क्या थी? नेचुरल, ऑर्गेनिक। अच्छा मार्केटिंग ऑर्गेनिक हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर वो क्या है? पेड एड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो गूगल एड्स हैं उसको हम बोलते हैं एसईएम। गूगल एड्स एसईएम है, और जो ऑर्गेनिक वर्क है, और ऑर्गेनिक वर्क के लिए जो हमें टाइम पीरियड चाहिए होता है, मतलब जो हमें क्लाइंट कहेगा ना भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, तो हमें पहले ये देखना भी पड़ेगा कि भाई उसकी वेबसाइट में कंपटीशन कितना है। ऐसे नहीं हो सकता कि जुबानी मुझे कहेगा एसईओ कर दो, मैं कहूंगा हाँ जी हो गई, कर देता हूं। एसईओ का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है 4 to 6 months का, यानी गूगल ने कहा है कि भाई 4 से 6 महीने तक मेरे मुताबिक चलें। आप जब मेरे मुताबिक 4 से 6 महीने चलेंगे तो फिर मैं आपको रैंक करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ के लिए टाइम चाहिए। लेकिन एक बंदा नया बिजनेस लेकर आया, नई वेबसाइट लेकर आया, वो वेट तो नहीं कर सकता ना 6 महीने के लिए। ये तो नहीं कि 6 महीने के लिए बैठ जाए,
कि भाई अभी तो 6 महीनों के बाद रैंक होना है, तो वो फिर क्या करेगा? 6 महीने तक तो पेड ऐड चलाएगा, यानी कि 6 महीने तक तो गूगल ऐड चलाएगा ना, ताकि मैं रैंक करता रहूं। जब रैंक हो जाएगा उसके बाद वो दूसरी बात करेगा। जब वो रैंक हो जाएगा तो फिर वो एसईओ की बात करेगा, कहेगा हाँ अब मैं रैंक हो गया हूं, अब मुझे पेड ऐड कम कर देने। लेकिन पेड ऐड डिपेंड करता है आपका कंपटीटर बिहेवियर क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं भाई मेरा कंपटीटर जो है वो पेड ऐड लगाने लगा और मैं रैंक भी कर गया हूं, तो पेड ऐड ने तो ऊपर आना है, तो अब मुझे उस रैंकिंग का भी कोई फायदा नहीं है फिलहाल, इसलिए कि मेरी गूगल ऐड तो मेरी ऑर्गेनिक रिजल्ट से ऊपर नजर आ रही है। तो मुझे उसका मुकाबला करने के लिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा? उस वक्त तक पेड ऐड में रहना पड़ेगा जब तक वो पेड ऐड में रहता है। अगर वो आधा दिन पेड ऐड चलाता है तो मुझे भी आधा दिन पेड ऐड चलाना है। अगर वो पूरा दिन पेड ऐड चला, फिर मुझे ये भी देखना है कभी पेड ऐड तो चला दिया, मैं भी चला रहा हूं, वो भी चला रहा है। अब पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है, दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? पेड ऐड, यानी ये जो भी मैंने कहा था ना ऐड एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा वो पेड ऐड है। अब अगर एक बंदा चला रहा होगा तो एक ही ऐड आएगा, अगर 4 बंदे चला रहे होंगे तो 4 ऐड आएंगे। अब अगर मेरा ऐड चौथे नंबर पर चला गया तो मुझे समझ में आ जाएगी कि मेरी ऐड क्वालिटी में कुछ फर्क है, मेरी इन्वेस्टमेंट में कुछ फर्क है, मैं बढ़ाऊंगा अपनी इन्वेस्टमेंट कि भाई मैं चौथे नंबर पे क्यों हूं। क्योंकि पेड ऐड में तो पहले 2 में ही गेम होती है ज्यादा, बल्कि पहले नंबर पर ही गेम होती है कि जो बंदा पहले नंबर पर आ गया उसने उसी पे क्लिक करना है, ज्यादा चांसेस उस पर क्लिक होने के होते हैं। ठीक हो गया? प्रोफाइल की बात कर ली हमने, प्रोफाइल क्या होती है? ठीक है, ये एक मॉड्यूल है, एसईओ एक मॉड्यूल है, एसईएम एक मॉड्यूल है। क्या ख्याल है? एसईएम का मतलब पीपीसी, पेपर क्लिक एड्स, वो भी एक मॉड्यूल है। अच्छा, उसके बाद एक और मॉड्यूल है हमारा, अच्छा ये जो फेसबुक एड्स होते हैं ना ये गूगल पे नजर नहीं आते, और जो गूगल एड्स होते हैं ये फेसबुक पे नजर नहीं आते। ठीक है, सो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक मॉड्यूल है हमारा। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे कैसे काम करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, ट्विटर वगैरह। ठीक है, और भी बहुत ज्यादा है। जितने प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे ऑडियंस उतनी कैप्चर कर रहे होंगे, हर प्लेटफॉर्म की अलग ऑडियंस होगी, और इनके ऊपर भी एडवर्टीजमेंट हो रही है, यानी फेसबुक पर ऐड चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर ऐड चल रहे हैं। इनकी जो एडवर्टीजमेंट है वो किस में आएगी? वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आएगी। यानी एड्स कैसे बनाने हैं, एड्स कैसे बनाने हैं। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ग्राफिक डिजाइनर हैं? मेरा ख्याल है कि 60% है ना, 60% स्टूडेंट्स हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं। और कितने स्टूडेंट्स जो ऑफिस के हैं? हाँ, ये कम लोग हैं। ओके, अब आप देख रहे होंगे, आपको कुछ अंदाजा हो रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग का भी बहुत रोल है। मेरी बातों से कुछ अंदाजा हुआ है कि नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं भाई गूगल में डिस्प्ले ऐड चल रहा है, गूगल में वीडियो ऐड चल रहा है, वेबसाइट्स पे ऐड चल रहे हैं, सोशल मीडिया में भी ऐड चल रहे हैं, तो इसका मतलब है डिजाइन है ना, पोस्ट लगी हुई है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो इसमें ग्राफिक्स का बहुत सारा पार्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन्हें ग्राफिक्स नहीं आती वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते, बल्कि हमारी क्लास में जब जो लोग आते हैं तो ग्राफिक्स को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं सिखाता हूँ। हमारे कोर्स में वेब डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वेब डेवलपमेंट नहीं है। ई कॉमर्स इज समथिंग एल्स, इज नॉट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ई कॉमर्स इज समथिंग एल्स। ठीक है, हमारा काम क्या है? हमारा काम प्रमोशन है, हमारा काम मार्केटिंग है। इसका मतलब क्या है कि हमें रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स चाहिए, उन प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखना है कि मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, उन प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखना है कि किस तरीके से मार्केटिंग होगी। तो वेब डेवलपमेंट हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं एसईओ, तो मैं कह रहा हूं भाई वेबसाइट की एसईओ करनी है, तो एसईओ करने के लिए वेबसाइट चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को वेब डेवलपमेंट नहीं आती तो कम से कम वेबसाइट एडिट करनी तो आनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि वेबसाइट एडिट करनी है तो ही एसईओ कर पाएगा ना। मतलब मैं ये कहूँ कि एक वेबसाइट है मेरे पास, कोई भी सपोज करिए एक वेबसाइट है, और मैं कहूँ इसके ऊपर जाकर चेंजेस करनी है, क्या मतलब हुआ? अगर आपको वेबसाइट में चेंजेस करनी नहीं आती तो आप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। सो इसके अंदर मैं आपको वेबसाइट एडिटिंग भी सिखाता हूँ, क्योंकि जब आपके पास कोई वेबसाइट आएगी, आप अगर उसे एडिट ही नहीं कर सकते तो आप एसईओ नहीं कर सकते। मगर हम उस तरह नहीं सीखते, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में हम कोई भी चीज कोर्स की तरह नहीं सीखते, हम हर चीज को टूल की तरह सीखते हैं कि भाई ये टूल है मेरे घर में। ठीक है, घर में कितने सारे टूल्स पड़े हुए हैं, कोर्सेज तो नहीं किए हुए उन्हें इस्तेमाल करने के, नहीं किए हुए ना, उनको इस्तेमाल करना आप सबको आता है, लेकिन कोर्स किसी ने नहीं किया हुआ कि भाई वो स्क्रू ड्राइवर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोई 6 दिनों का कोर्स किया हो या इस तरह की दूसरी चीज़ों के कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, इस्तेमाल करना आ जाता है। किसने किया हुआ? स्क्रू ड्राइवर का? अच्छा, टेक्निकल का, बिल्कुल वो एक अलग चीज़ है। मैं कहूँ छोटे छोटे घर में जो टूल्स होते हैं
डेली यूज के जो टूल्स होते हैं उनका कोर्स तो नहीं किया होता ना हम लोगों ने, ठीक है। वो कैसे आते हैं, यूज से आते हैं। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में सिखाता हूं कि भाई जो चीजें इसके अंदर टूल्स है ना उनको हम साथ सीखते हैं कि भाई ये काम करना है, आज फेसबुक की पोस्ट बनानी है तो क्या होना चाहिए, किस चीज की समझ आनी चाहिए आपको। इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगानी है तो क्या पूरे का पूरा टूल सीखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, उसी कोर्स में आप सीख लेंगे। देखिए अगर आप कोई टूल सीखते हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा फोटोशॉप सीख लेता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बंदा ये कहे कि भाई क्योंकि मुझे फोटोशॉप नहीं आता इसलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं कर सकता, तो ये गलत है। क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम हर चीज साथ साथ सिखा रहे होते हैं, ठीक है। सो एक सोशल मीडिया हो गया, फिर एड्स लगाना। फेसबुक पे एड्स देखते हो ना, आते हैं एड्स आपको नजर, कभी कितने के एड्स नजर आते हैं एक दिन में? मुझे तो बहुत नजर आते हैं फेसबुक पे, आते हैं। देखें जो बंदा जिस तरह की इंगेजमेंट शो करता है उसको उसी तरह के एड्स दिखना शुरू हो जाते हैं। यानी मैं अगर किसी पोस्ट को लाइक कर दूं तो उस तरह की जो बंदा एडवर्टीजमेंट कर रहा होगा, अगर एक दिन में कोई 10-12 ऐड चल रहे होंगे ना, वो सारे के सारे मुझे नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कैसे एड्स बनाने हैं ये भी हमने इस कोर्स में सीखना है। फेसबुक एड अकाउंट क्या होता है, फेसबुक पर पेमेंट्स कैसे करते हैं, एड चलाने के लिए पेमेंट्स कैसे की जाती हैं। और जब आपने डिजिटल मार्केटर बन गए तो असल चीज क्या है अगली, क्लाइंट हंटिंग है ना, मतलब क्लाइंट हंटिंग है ना अगला स्टेप। तो ये क्लाइंट्स कैसे लेने हैं हमने, क्लाइंट्स कैसे लेंगे जी? अगर तो आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको क्लाइंट से क्लाइंट मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना, मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब एक क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट, तो दूसरा उसको रेफर कर देगा, फिर एक और क्लाइंट आ जाएगा। लेकिन जब तक आपके पास क्लाइंट्स नहीं है उस वक्त तक हमें क्या करनी है, क्लाइंट हंटिंग करनी है। तो भाई हम दूसरों की जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी भी तो कर सकते हैं ना, अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला सकते हैं। अगर मैं दूसरों की गूगल ऐड चला रहा हूं तो अपनी भी गूगल ऐड चलाऊंगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का। और एक मॉड्यूल रह गया फाइनल, कौन सा है, वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग क्या चीज है? आजकल सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजी है वो कौन सी स्ट्रेटेजी है? वीडियो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। यानी जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं और लेक्चर दे रहा हूं आपको, तो आप लोग मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज से कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं इसके नीचे बैठ के लेक्चर पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं आपको दिखूँ ही ना, मेरी आवाज फिर भी आपको आ रही हो, नहीं समझ आएगी आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं आएगी ना। सो इसका मतलब क्या होगा कि ऑडियो मैसेज इतना स्ट्रांग नहीं है इस वक्त, या टेक्सचुअल मैसेज भी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग वीडियो मैसेज है। सो वीडियो मार्केटिंग, अब वीडियो मार्केटिंग करने के लिए क्या तरीका जी, कि भाई वो जियो टीवी पे ऐड दे दो, यार वही पे ऐड दे दो, ये तो बहुत महंगे ऐड्स हैं ना, इतने महंगे ऐड्स हम कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है भाई, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, ठीक है, मेरा ही टिकटॉक है, मेरा ही यूट्यूब चैनल है, मेरा ही फेसबुक है, मेरा ही इंस्टाग्राम है, उसी के ऊपर मैं कभी 20 सेकंड की वीडियो, कभी 30 सेकंड की वीडियो, कभी 1 मिनट की वीडियो, कभी घंटे की वीडियो लगा देता हूँ। तो जिसको मेरे कंटेंट में इंटरेस्ट है वो मेरी वीडियो को देखता है, और किसी को मुझसे अगर कुछ बाय करना होता है तो वो मुझे कॉल कर लेता है। तो ये एडवांटेज है वीडियो मार्केटिंग का। और वीडियो मार्केटिंग बनाने के लिए हमें ये भी नहीं जरूरी कि यार कोई बहुत ही पॉलिश किस्म का सीन होना चाहिए, बहुत अच्छे किस्म के कैमरे होने चाहिए, बड़ी अच्छी लाइट्स होनी चाहिए, बड़ा तैयार। असल में लोग यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस नजर आ रही होती हैं, लोग कंटेंट फाइंड कर रहे होते हैं ना, लोगों को ये नहीं होता कि बहुत अच्छा ऐड है, बहुत अच्छे ऐड देखने हैं तो टीवी पे चल रहे हैं, केबल के ऊपर बहुत अच्छे ऐड चल रहे होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ऐड्स हैं, पता लगता है उन्हें 2 लाख रुपए का ऐड बना हुआ है, 1 लाख रुपए का ऐड बना हुआ है, तो आम बंदा तो इतना ऐड अफोर्ड नहीं कर सकता बनाना। आप खुद ही ऐड बना लो भाई, 2 दोस्त मिलकर एक ऐड बना लें। देखते हैं इंटरनेट यूट्यूब पर ऐसे ऐड होते हैं कि नहीं होते हैं, जनरल जो लोगों ने खुद से बनाए होते हैं, खुद से ही एक थीम लें ऐड का, स्क्रिप्ट लिखें, जैसे टीवी स्कूल्स में होता है, स्कूल्स में होते हैं ना शो, बच्चों के एनुअल शोज हो रहे होते हैं, बच्चे प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, तो वो भी तो एड्स ही होते हैं ना उनके। तो आप खुद भी अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि भाई ये चीज प्रेजेंट करनी है मैंने 40 सेकंड्स में, अपने आप को मार्केट करने के लिए। सो ये है वीडियो मार्केटिंग। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद हमने उसे ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करने के बाद हमने रूटीन में उस पर वीडियोस लगानी है अपनी प्रोडक्ट की सेल करने के लिए। तो जब आप यूट्यूब पर वीडियोस लगा रहे होंगे तो आपकी रिकमेंडेशंस में भी वीडियोस जाएंगी। और अगर आप उसकी एसईओ, अब मैं एक और एसईओ की बात कर रहा हूं, पहले हमने कौन सी एसईओ की बात की, अभी दूसरी एसईओ किस चीज की है, वीडियोस की एसईओ है। वीडियोस की एसईओ का क्या मतलब है कि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो लगाई है। चलिए फाइनल काम करते हैं, थक गए आप लोग, है ना। कौन नहीं थका, मैंने इसलिए पूछा कि ज्यादा लोग थक गए, आप नहीं थके। मोस्टली लोग अब से कह रहे हैं कि यार एंड कहाँ होने, फिल्म खत्म होती नजर नहीं आ रही है,
एक बात खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। जी आ जाए जरा, वो प्रैक्टिकल में ही दिखाने लगा था यही चीज़। आप इधर आएं जी, अजीब एंसर्स पे आ जाएं। अब मैं यहाँ पर ना एक टर्म लिखता हूँ। अब आपको मैं फ़र्क बताने लगा हूँ कि YouTube पर जो वीडियोस आती हैं हमारी, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने ये जो आपको प्रेजेंटेशन दिया है ना, इसका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और ये चैनल पर आ जाएगा। नजीब एंड सन्स के नाम से एक चैनल है, ठीक है। उस चैनल पर जाइएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके ऊपर जो लेटेस्ट वीडियो आपको नज़र आ रही होगी वो आप ही की होगी, ये जो मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं जितनी भी क्लासेस लेता हूँ मैं सबके लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ। तो अगर किसी ने डेमो देखना हो कि बिजनेस प्रोफाइल के डेमो देखना चाह रहा है, जो जो चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं, तो मोस्टली इसमें प्ले लिस्ट भी बनी होगी और क्लास वाइज प्ले लिस्ट भी बनी होगी और ये पूरे का पूरे कोर्सेज भी उसमें पड़े होंगे मेरे। यानी जैसे मैंने अभी आपकी आज घंटे की रिकॉर्डिंग कर दी है ना, तो अगर मैंने कोई 3 महीने का कोर्स पढ़ाया है तो वो पूरे 3 महीने के लेक्चर्स रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं चैनल के ऊपर। उसमें प्रोफाइल के लेक्चर्स भी होंगे, उसमें गूगल एड्स के लेक्चर्स भी होंगे, उसमें फेसबुक के लेक्चर्स भी होंगे, उसमें एसईओ के, वेबसाइट एडिटिंग के सब लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप आइडिया लेना चाहते हो कि जो अभी आपने मुझसे कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है, तो उसका अब आइडिया लेना चाहते हो। अच्छा, मैं यहां पर लिखता हूं DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, ठीक है, ठीक है। वीडियो नजर आनी शुरू हो गई आपको? सबसे ऊपर तो ऐड आ रहा है ना, ठीक है ना, वो मुल्तान तो नहीं है ना, ऊपर तो शाहीन अफरीदी की तस्वीर आ रही है, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट चल रही है। ये भी ऐड देखें, ये ऐड टारगेटेड ऐड नहीं है, क्या ख्याल है? नहीं है ना, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है DHA मुल्तान, तो उसके ऊपर ऐड किस चीज़ की आ गई है? स्पोर्ट्स की ऐड आ गई है, यानी ये टारगेटेड ऐड नहीं है। मतलब इस तरह की ऐड का आपने देखा, मैंने इसको इग्नोर ही किया। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज़ ही ढूंढ रहा होता और उसके ऊपर ये ऐड आती तो ये मेरी टारगेट होती है और हो सकता है मैं नीचे जाने की बजाय पहले उसी पे क्लिक कर देता, क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ों को तो ढूंढने लगा हूँ। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें, वीडियोस नजर आनी शुरू हो गई DHA मुल्तान की। आपको एक ही बंदा बार बार नजर आ रहा है, आ रहे हैं ना? मैं एक ही बंदा, इसका मतलब क्या है कि इसी की वीडियोस आ रही हैं इसके अगेंस्ट। मुल्तान छोटा तो नहीं है, काफी बड़ा सिटी है मुल्तान। तो ये DHA मुल्तान के ऊपर रैंक चैनल है। ये चैनल है जिसकी हम SEO करते हैं, वीडियो SEO। अब इसकी वीडियो SEO हुई है, इस वजह से ये टॉप पे नजर आ रहा है, ठीक है। ये रैंक चैनल है। नीचे आकर पढ़ें जरा, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? टॉप चैनल फॉर दिस सर्च टर्म। सर्च टर्म का क्या मतलब है? कहता है कि ये जो आपने कीवर्ड लिखा है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो YouTube ने चैनल्स रैंक किए हुए हैं, उसमें से ये वाला चैनल जो है ये पहले नंबर पर है। ये कैसे पहले नंबर पर आया है? SEO की वजह से। और इसकी वीडियो कैसे पहले नंबर पर आ रही है? SEO की वजह से। ये है वीडियोस को रैंक करना, ये वीडियोस की SEO है। अब यहां पर हम नहीं सीख सकते कि वीडियो की SEO क्या होती है। अभी हमने सिर्फ ये देखा है वीडियो को टॉप पे लाने के 2 तरीके हैं। देखें, वीडियोस को 2 तरीकों से हम टॉप पे लाते हैं। यहां कैसे लाते हैं? अब इसका सर्च वॉल्यूम देखें जरा, ये टर्म लिखी हुई है, ओवरऑल स्कोर 71%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सर्च मैंने लिखी है, इसका ये सर्च वॉल्यूम 71% है। मतलब कि इस टर्म को कितने लोग ढूंढ रहे हैं? काफी लोग ढूंढ रहे हैं। अब आपका क्या ख्याल है कि हमें जब कोई वीडियो बनानी चाहिए तो क्या हमें ये रिसर्च करनी चाहिए ना पहले कि जिन टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाते हैं क्या उनको ढूंढने वाले लोगों की तादाद भी है कि नहीं है? मिसाल के तौर पर यहां पर 71 की बजाय लिखा था 7%। तो ऐसे टॉपिक से मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, मुझे कोई रिजल्ट मिल सकता है? मैंने SEO भी कर लिया बहुत अच्छी, फिर भी मुझे कोई रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि भाई उसको ढूंढने वाले लोग ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तो आपकी वीडियो ने रैंक करना है SEO से, मगर उससे पहले आपको रिसर्च करनी है कि आप जिन टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं क्या वो सर्च भी किए जाते हैं कि नहीं सर्च किए जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरह की वीडियो कौन सी है? दूसरी तरह की वीडियो हमारे पास होती है जिसे YouTube रेकमेंड करता है, जिसे हम कहते हैं ना वीडियो वायरल हो गई है। बेसिकली वीडियो वायरल कैसे होती है? ऐसे नहीं होगी कोई वीडियो वायरल, जैसे इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आप सबको लिंक शेयर करूं तो आप अपनों में, दोस्तों में लिंक शेयर कर दें तो वीडियो वायरल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। मतलब ये फिल्मी स्ट्रेटेजी अप्रोच है कि ऐसे वीडियोस वायरल होती हैं, ऐसे वीडियो वायरल नहीं होती।
वीडियो वायरल होती है, चाहे वो फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो या यूट्यूब हो, वो रिकमेंडेशन से होती है। जब यूट्यूब उसको रिकमेंडेशन में लाएगा, यूट्यूब सिर्फ उस कंटेंट को रिकमेंडेशन में लाएगा जो उसके नजदीक यूनिक है। जो कंटेंट यूनिक नहीं है, यूट्यूब उसे किसी भी सूरत में रिकमेंड नहीं करेगा। यह दूसरा तरीका है वीडियोस के व्यूज बढ़ाने का। यानी एक तरीका क्या है, एसईओ कर लो, लेकिन उससे पहले रिसर्च करो कि भाई जिन टॉपिक्स पे आप वीडियो बना रहे हो उनको ढूंढने वाले 60% प्लस लोग होने चाहिए। अगर 60% से ज्यादा लोग होंगे तभी फायदा होगा उसका। ये रिसर्च करनी है, ये आप सीखते हैं कि रिसर्च कैसे करनी है, यूट्यूब चैनल के लिए टॉपिक्स के ऊपर कैसे रिसर्च करनी है। दूसरा क्या तरीका है कि आपके पास कंटेंट इतना ज्यादा है और इतना यूनिक कंटेंट है कि जैसे ही आप वीडियो लगाते हो एकदम बहुत सारे लोग उसे देखते हैं। वो कंटेंट ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई नकल किया हो, कोई चोरी किया हो, कोई 4 महीने पहले एक बंदे ने वीडियो लगाई, उसको 4 मिलियन व्यूज मिल गए, तो आपने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं भी लगा देता हूं, तो हो सकता है आपको 4 व्यूज भी ना मिले, इसलिए कि उसने जितना वायरल होना था वो हो चुका हुआ है। आपको न्यू कंटेंट की जरूरत है। अब ये यहां पर आपके यूट्यूब चैनल को कैसे वायरल करना है हमने, या तो एसईओ से या यूनिकनेस से। अगर आपके पास कंटेंट भी कॉपीड है, आपका टॉपिक ऐसा है, आप एसईओ तो बहुत अच्छी करते हो, आपका एसईओ स्कोर 70% आता है, लेकिन आपका जो सर्च वॉल्यूम है उस टॉपिक का वो 12% है, तो 12 व्यूज ही आएंगे ना उसके, फिर अच्छे व्यूज तो नहीं आपको मिल सकते। आपको पहले रिसर्च ये करनी है कि आप जिस कंटेंट पर इतनी मेहनत करने जा रहे हैं, आपका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। जिस कंटेंट पे आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं, पहले आप रिसर्च कंप्लीट करें अपनी कि उसको देखने वाले लोग कितने हैं। आपको किसी भी ऐसे टॉपिक पे काम नहीं करना जो 50% से कम स्ट्रेंथ पे। हाँ, अब मिसाल के तौर पर भाई मेरा काम ही एक खास है, मैं वो चीज़ बेचने लगा हुआ हूँ, अब मैं किसी और चीज़ की वीडियो तो नहीं लगाऊंगा ना। यहाँ पर मेरी इंटेंशन चेंज हो गई है। एक इंटेंशन है यूट्यूब चैनल बनाने की, व्यूज लेने की, एक इंटेंशन है यूट्यूब चैनल बनाने की, बिजनेस करने की। हाँ, अब ये वाला जो चैनल ऊपर आ रहा है 2 वीक्स अगो 1.6K व्यूज, ठीक है, इसके लिए बहुत है 2 हफ्तों में 1600 व्यूज। क्यों? ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। अगर इसे 15 दिनों में 1600 लोगों ने देख लिया और इसकी एक प्रॉपर्टी जो है वो 80 लाख की है या 1 करोड़ की है या 2 करोड़ की है, इसमें से उसे चंद क्लाइंट्स भी मिल गए, तो इसका मतलब ये वीडियोस ऐसे नहीं हो रही कि हम किसी को कह रहे हैं या हम गूगल एड चला के लोगों को दिखा रहे हैं। ये सारे व्यूज ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल व्यूज हैं ये सारे के सारे, ठीक है। ले जी, अब हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं।